फूड साइकिल तो नहीं होता यार। फूड चेन और फूड साइकिल में एक डिफरेंस होता है, इंटरडिपेंडेंसी। किसकी इंटरडिपेंडेंसी? देखो आपने बिल्कुल सही कहा यार, एक फूड चेन का मतलब होता है कि एक इंसान नहीं बोलूंगा मैं, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे क्या है, निर्भर रहता है। ठीक है, ये बात मैंने बिल्कुल आपकी एग्री करी। तो मुझे बताइए कि यहां पर फूड चेन जो होता है वो फूड वेब से कैसे अलग है? बताइए, एक फूड चेन आपका एक फूड वेब से कैसे अलग होता है? क्योंकि आपके दो शब्द आते हैं। आपने बोला कि अच्छा डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट होना विशाल जी। अब इसको मैं समझाना चाहूंगा कि देखो एक फूड चेन और एक फूड वेब कैसे डिफरेंस होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका एक प्रोड्यूसर क्या होता है। ठीक है, अगर मैंने एक टर्म बोला प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं आपको बोलता हूं क्या आपकी मम्मा खाना बनाती है, बताइए, क्या आपकी मम्मा खाना बनाती है? आपकी मम्मा खाना नहीं बनाती, आपकी मम्मा खाना पकाती है। इस बात को आपको समझना है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं? वो खाना प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर में हमारे कौन आते हैं? प्रोड्यूसर में हमारे आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होता है, ग्रीन प्लांट्स हमारा एक तो होता नहीं है, पूरा के पूरे प्लांट मतलब लाखों करोड़ों है। बनाना अलग ट्री है, आपका जो है घास अलग है, प्याज अलग है, टमाटर अलग है। वेजिटेरियन होते हैं प्रोड्यूसर। वेजिटेरियन तो मैं भी आया ही नहीं ना विशाल जी, मैंने आपको बोला ग्रीन प्लांट्स यानी कि आपके पौधे। अब आपको पता है जितने भी पौधे होते हैं वो क्या खाना पकाते हैं? नहीं, वो खाना बनाते हैं। आपको पता है यहां पर क्या है? ये आपका सनलाइट है ना? सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी ग्रीन पत्तियों में क्या होता है? ग्रीन पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। होता है कि नहीं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम लोग क्या कहते हैं? आपका किचन ऑफ द ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। और सनलाइट क्या होती है? हमारी एनर्जी होती है। और इनका रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है? इनका रॉ मटेरियल होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में आपका क्या होता है? आपका होता है पानी। तो आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करते हुए। और क्या रिलीज करते हैं? आपका रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और साथ में इनको मिलता है अपना खाना, जो किस फॉर्म में होता है? आपका होता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, और ये एक बार पास्ट ईयर में क्वेश्चन बन चुका है कि आपका जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है कि आपका पानी से होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो आपका एक फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो आपका होता है पानी से रिलीज? तो बचपन की जो हमारी वो है ना आदत कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन देते हैं, वो असल में गलत है। पेड़ पानी की मदद से आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो आपको समझ में आया कि पहली कैटेगरी क्या आती है? पहली कैटेगरी आती है आपकी प्रोड्यूसर्स, जिसमें आपके सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। सर द फर्स्ट एंड द फर्स्ट इन फूड चेन, एग्जैक्टली यही तो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आपको पता है खाना बन गया, अब कोई तो खाएगा। अब आपको पता है यहां पर जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसका मतलब क्या होगा? ये कर रहे हैं कंज्यूम, ये वो जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेज चीजें खा सकते हैं, घास खा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? यहां पर अगर मैंने ले लिया आपको गोट, अब मुझे बताइए, क्या गोट जो होता है वो आपका जाके मुर्गा खा सकता है? क्या गोट आके आपको चिबाने लग जाता है कि भाई आज तो मैं इंसानी मांस खाऊंगा? नहीं खा सकता। तो आपको पता है इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। यानी कि आपका क्या होता है? एनिमल किंगडम आज नहीं है, एनिमल किंगडम का टॉपिक डाला हुआ है, एनिमल किंगडम आपका लगवा दिया है मैंने, कल से आपको दिख जाएगा। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। और हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाने, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मैं उन कंज्यूमर को बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? नॉन वेज पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला लॉयन, क्या लॉयन आपका घास खा सकती है? बिल्कुल नहीं खा सकती। लेकिन लॉयन आपका गोट खा सकती है? बिल्कुल खा सकती है। तो आपको पता है यहां पे क्या होता है? इन टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। तो ये कार्निवोरस अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? आपके इनके ऊपर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है। तो एक फूड चेन का मतलब क्या होता है? फूड चेन का मतलब होता है एक इंटरडिपेंडेंसी। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये प्रोड्यूसर अपना खाना बनाएगा ही नहीं तो क्या प्राइमरी कंज्यूमर्स को एनर्जी मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी।
इसका मतलब अगर मेरी इस पूरी की पूरी चेन की एक भी कड़ी टूट गई तो मेरा पूरा का पूरा ये चेन क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे अब कैसे? देखो, अगर मैंने प्राइमरी कंज्यूमर खत्म कर दिए, ठीक है, तो क्या मेरे सेकेंडरी कंज्यूमर घास खा के जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। और अगर सेकेंडरी कंज्यूमर ऑटोमेटिकली खत्म हो गए तो आपके प्रोड्यूसर को रोकने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। और प्रोड्यूसर इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि आपका क्या होगा, पूरे हर जगह ये पूरे की पूरे फैल जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो हमारी फूड चेन की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? फूड चेन की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है ताकि हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना रहे। तो फूड चेन आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल, मैं पंजाबी हूं, क्यों नहीं खाता हूँ, कट्टर नॉन वेज हूं मैं। चलिए, तो आपको क्लियर हुआ पूरा का पूरा फूड चेन, है ना? बताइए बताइए, सबको क्लियर हुआ? बॉडी अभी का बनाई, बन जाएगी लेकिन, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा अगर मैं आप आगे आपको डिस्कस करता हूं कि फूड चेन और फूड वेब में अब डिफरेंस क्या होता है। यहां पर देखिए, इस चीज को देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक ट्री है, ठीक है, ये आपका ट्री है, ये आपका क्या है, आपका डीर है, और ये आपका एक लॉयन है, ये आपका एक फूड चेन है, आप देख सकते हो आप लोग। तो यहां पर क्या होता है, ट्रीज जो होता है, डीर क्या आपके लॉयन को खा सकती है? बिल्कुल नहीं खा सकती। डीर आपका इस पेड़ को खाएगा, और लॉयन आपका क्या खाएगा, आपका खाएगा इस डीर को। अब यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, आपके एनडीए में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था। सबसे पहले उन लोगों ने एक ट्री दिया था, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने क्या दिया था, इन लोगों ने दिया था हमारा एक कैटरपिलर, ठीक है, सब लोग समझिएगा। इसके बाद इन लोगों ने मेरे को क्या दिया था, इन लोगों ने मेरे को दिया था एक फिश, ठीक है। और एक मेरे को क्या दिया गया था, एक मुझे दिया गया था आपका स्पैरो, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इन चारों में से आपका प्रोड्यूसर कौन है? बताइए, आपका प्रोड्यूसर कौन है? एग्जैक्टली ट्री जो होता है वो आप सबका प्रोड्यूसर है, आप सबको पता है। अगर मैंने आपको बोला प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो इनमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन आएगा? देखिए, अब हम यहां डिस्कस करते हैं, तो आप सबको पता है, एक ट्री भी छोड़िए, मैंने एक ग्रास भी बोल दिया, ठीक है। एग्जैक्टली, कैटरपिलर जो आता है वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी में आता है। अब अगर मैं फिश की बात करता हूं, फिश मुझे स्पेसिफाइड नहीं है। आपको पता है कुछ फिश ऐसी होती है जो घास खाती है ना, यानी कि आपका वेजिटेरियन खाती है। कुछ फिश ऐसी होती है जो घास खाती है ना, यानी कि आपका वेजिटेरियन खाती है। और कुछ फिशेस क्या होती है, जो कि आपका छोटी मछलियों को खाती है, और बड़ी मछलियां और छोटी मछलियों को खाती है ना, यानी कि आपका नॉन वेज भी खाती है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गया कि यार हम इसको किस कैटेगरी में रखें। यही सेम चीज आती है आपकी किसके साथ, ह्यूमंस के साथ। अगर मैंने आपको बोला ह्यूमंस, तो ह्यूमंस आपके वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो क्या हम वेजिटेरियन ह्यूमन बींग्स को प्राइमरी कंज्यूमर में रख सकते हैं? बताइए, क्या हम प्राइमरी जो रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते, खाते तो ये वेज है। क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हैं, रख सकते हैं। नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि ह्यूमंस का वेज होना या नॉन वेज होना इनकी चॉइस होती है। लेकिन अगर मैं एक गोट के बारे में बात करता हूं, तो गॉड का वेजिटेरियन होना उसकी चॉइस नहीं है, वो नॉनवेज पचा ही नहीं सकते। लेकिन ह्यूमंस की कैपेबिलिटी है कि वो नॉनवेज खा सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या रखते हैं, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स ही कंसीडर करते हैं। तो आपको समझ में आया, यहां पर आपकी चॉइस नहीं है। सर खा लेंगे गोट को क्या होगा, सर खा लेंगे गोट तो क्या होगा, खा ही नहीं सकते ना यार, वो ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि बेसिकली उनका वो इम्यूनिटी, अब उनका जो पेट होता है वो इसलिए बना ही नहीं होता कि वो पचा सके। ओके, तो आपको क्लियर हुआ कि हम सेकेंडरी कंज्यूमर चॉइस के हिसाब से नहीं रखते। सर पर हर्बीवोरस तो आपने प्राइमरी में रखा था। यही तो बात मैंने बोला कि हार्बीवोरस मैंने प्राइमरी में रखा था। हार्बीवोरस और आपका वेजिटेरियन में डिफरेंस होता है। बीइंग एन हार्बीवोरस का मतलब होता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन हर्ब्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द बॉटनी, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। लेकिन वेजिटेरियन होना क्या है, यहां पर बात आती है चॉइस की। यानी कि ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो मर जाएंगे। अगर आप लोगों को जंगल में रहना पड़ा, आप लोग नॉनवेज खा के जिंदा रह सकते हो ना। यहाँ पे चॉइस है और यहाँ पे मजबूरी वाली बात है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मैं नहीं बोलता कि मैं हर्बीवोरस हूं, मैं क्या बोलता हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूं। आपने कभी देखा है कि इंसान को बोलते हुए कि मैं हर्बीवोरस हूं? नहीं। हर्बीवोरस कार्निवोरस हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं जिनकी ये नीड होती है। तभी तो मैंने एग्जांपल लिया ह्यूमंस का, कि ह्यूमंस में जो वेज खाते हैं उससे हम लोग तो हर्बीवोरस कह सकते हैं नहीं, ऑमनीवोरस हम सभी होते हैं यार। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ आपको ये पूरी इंपॉर्टेंट बात। अब फूड चेन अगर आपको क्लियर है तो फूड वेब क्या होगा? ठीक है, अब फूड वेब में क्या होता है, यहां पर देखिए कि
अगर मान लीजिए यहाँ डीर की जगह मैंने क्या कर दिया, एक रैबिट ले लिया, ठीक है। अब क्या जरूरी है कि पूरे के पूरे दुनिया में सिर्फ घा मतलब हिरणों को ही ये हक मिला हुआ है कि वो जाके पेड़ को खाएंगे? ऐसा तो है नहीं, रैबिट भी जाके खा सकते हैं। यही तो चीज आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रास हॉपर है। सबसे पहले ग्रास हॉपर क्या खा रहा है, इस घास को खा रहा है। अब जरूरी है कि ग्रास हॉपर को ये रैट ही खाएगा? आपका ये फ्रॉग भी तो खा सकता है। ये फ्रॉग जरूरी है कि ग्रास हॉपर को ही खाएगा? आपका फ्लाई को भी तो खा सकता है। यानी कि ये जो आपका इंटर एक्सचेंज ऑफ फूड चेन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका फूड वेब कहते हैं। फूड चेन का मतलब क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और आपका फूड वेब क्या होता है, फूड वेब होता है क्रॉस लिंकेज, यानी कि आपका फूड चेन फिक्स है। फूड चेन आपका सिर्फ बताता है कि आपके एक फूड चेन में क्या होना चाहिए, एक प्रोड्यूसर, एक प्राइमरी कंज्यूमर और एक सेकेंडरी कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है। और फूड वेब आपका ये बताता है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कैरेट हो गया, आपका मक्का हो गया, आपका ट्री हो गया, ये सारे तो प्रोड्यूसर है। क्लियर हुआ आप सबको? अब मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बतानी है कि आपका जो फूड वेब होता है, ठीक है, मैं फूड चेन नहीं बोलूंगा, फूड वेब की इंपॉर्टेंस क्या है, बताइए। फूड वेब की इंपॉर्टेंस क्या है? वाई वी नीड अ फूड वेब, वाई वी नीड अ फूड चेन? देखिए, अगर मैं आपसे सिंपली एक चीज बोल रहा हूं कि मेरे को फूड वेब क्यों चाहिए, एग्जैक्टली युवराज जी ने बिल्कुल सही कहा। क्या कि हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो सके, बैलेंस में रह सके। क्योंकि आपको पता है मैंने फूड चेन के लिए समझाया था, लेकिन पूछा फूड वेब के लिए क्यों? क्योंकि फूड वेब आपका तब तक नहीं बन सकता जब तक आपका फूड चेन नहीं बनता। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है जिसको हम लोग बोलते हैं 10% एनर्जी रूल, है ना। अब ये 10% एनर्जी रूल क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा? बताइए, 10% एनर्जी रूल आपका क्या होता है? फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फ्यू एनर्जी लॉस्ट, एग्जैक्टली। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट को जिसको हम लोग जानते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के नाम से। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स का मतलब होता है कि हम लोग, जो हमने अभी भी समझा क्या, आपका पूरा का पूरा होता है प्रोड्यूसर, फिर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आपको होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको हमने क्या किया है, एक पूरे की पूरे पिरामिड में लगा दिया है, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया प्राइमरी कंज्यूमर है, ये मेरे सेकेंडरी कंज्यूमर है। सब कार्निवल्स को डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आपके अलग होते हैं, वो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। वो आपका एक अलग फूड चेन होता है, लेकिन एक नॉर्मल फूड चेन जो होता है वो हमारा ये कहलाता है, ठीक है। वो आपके डिटेरियस फूड चेन में आता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका ग्रेजिंग फूड चेन है। तो आपका क्या होता है, टर्शरी कंज्यूमर।
अब एक चीज याद रखना कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो हमारा होता है पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, फूड चेन में सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं नहीं, मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि आपकी फूड चेन में 3 चीजें नेसेसरी होती है, लेकिन आप जितनी मर्जी लंबी फूड चेन ले सकते हो। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ पहले क्या है, फ्लावर्स है, फ्लावर्स में क्या हुआ, पहले छोटी मछलियों ने इसको खाया, है ना, तो ये आपके क्या हुए, ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए। फिर लार्जर फिश अगर स्मॉलर फिश को खा रही है तो ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। ठीक है, अब आपको पता है ये जो बर्ड है, ये आपकी जरूरी है इस लार्जर फिश को खाए, नहीं, ये आपकी स्मॉलर फिश को भी तो खा सकती थी ना, तो आपकी ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता। अगर हमारा 4 लेवल का बनता है तो ये जरूरी नहीं होता, बस मैंने एक चीज बोली कि एक फूड चेन को पूरा होने के लिए उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपका सेकेंडरी कंज्यूमर चाहिए होता है। इस तरीके से अगला आप देखिए कि अगले में आपका क्या हो रहा है, यहां पर 5 लेवल चल रहा है। पहले फ्लावर था, सबसे पहले फ्लाइज ने क्या खाया, आपके फ्लावर्स को खाया। फिर फ्रॉग ने क्या खाया, आपके फ्लाइज को खाया। फिर स्नेक ने क्या खाया, आपके फ्रॉग को खाया। फिर ईगल ने क्या खाया, आपके स्नेक को खाया। यही तो चीज मैं बता रहा हूं कि फूड चेन के लिए आपको 3 चीजें नेसेसरी होती है, लेकिन वो कितने स्टेप्स में जाएगी ये डिपेंड करेगा आपकी फूड वेब के ऊपर। ओके, तो अभी मैंने चीज आपको बताई, जस्ट गिव मी अ सेक, कि अभी हमने एक चीज डिस्कस करी क्या यहाँ पे। तो आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो आपके तीन तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, सेकंड आपका क्या होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास। और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि ये जो आपके पिरामिड के एक एक आपको लेवल दिख रहा है, इस लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, इस लेवल को हम लोग जानते हैं आपके ट्रॉफिक लेवल के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, ट्रॉफिक लेवल के नाम से। और ये जो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, क्या कोई मुझे बता सकता है, इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, किसी को पता है। ये आपका दिया गया था, बहुत बढ़िया विष्णु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एल्टन जी के द्वारा दिया गया था, और ये आपका दिया गया था 1927 में। ये आपका क्या बोलता है, देखो अगर आप पहले इन तीनों चीजों को समझो कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, बताइए, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, वाई वी ईट फूड, एग्जैक्टली। आपको पता है हम लोग खाना खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिल सके, और ये ऊर्जा हमारी किस काम आती है, ये ऊर्जा हमारी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, लाइफ प्रोसेस का मतलब वो सारे प्रोसेस जो हमें जीने के लिए क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जानते हैं आपके लाइफ प्रोसेस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं सांस ले रहा हूं, मेरी हार्ट बीट हो रही है ना, एग्जैक्टली यही बात। तो अब थोड़ा सा अगर मैं और आगे जाता हूं, तो ये एनर्जी का मतलब आप लोग समझ पाए कि मैं किस ऊर्जा की बात कर रहा हूं, कि खाना खाने से मुझे कितनी ऊर्जा मिलेगी कि मैं अपने लाइफ प्रोसेस कर पाऊं। सेकंड चीज देखिए, सेकंड चीज आपके क्या होते हैं, बायोमास। बायोमास का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है आपका लिविंग, और मास का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो वेट। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं आपके वेट कैटेगरी की, और नंबर का मतलब क्या होता है, मैं बात करता हूं क्वांटिटी की। ठीक है, सबसे पहले हम पिरामिड देखते हैं, वो आपका क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, अगर मैं आपको पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, तो आप सबको पता है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि अगर आप एक जंगल में जाते हो, ठीक है, आप में से कोई जंगल गया है, कभी कोई जंगल गया है, मुझे बताइए, क्या आप में से कोई जंगल गया है। अगर मान लो आप जंगल में जाते हो तो वहां पे सबसे ज्यादा आपको क्या दिखता है, मूवी में देखा होगा, सबसे पहले आपको क्या दिखते हैं, वहां पे जाते तो आपको शेर नहीं दिखता, जंगल का राजा क्या होता है, एक ही शेर होता है, एग्जैक्टली। वहां पर जाते हो तो सबसे पहले आपको हर जगह चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स दिखते हैं, है ना। उसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, तब जाकर आपको देखने को मिलते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, देखते हो आप वहां पे डीर चल रही होगी, है ना, आपके वहां पे रैबिट फुदकते मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद आप लोग देखते हो कि इन रैबिट्स को खाने वाले सस्ते शिकारी कौन होते हैं, फिर हो सकता है आपको वाइल्ड डॉग दिख जाए, है ना, वाइल्ड डॉग दिख जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपको वुल्फ दिख जाए, भेड़िए दिख जाए, है ना। लेकिन अंत में जाकर आपको क्या दिखता है, लॉयन दिखता है। तो आपको पता है एक जंगल में अगर आप जाते हो तो इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, एक प्रॉपर बैलेंस रखने के लिए आपके 10% एनर्जी रूल होते हैं, कि अगर एक जंगल में गया तो वहां पे अगर मुझे 100 प्लांट दिख रहे हैं, तो एक बैलेंस मेरा तब होगा कि वहां पे मुझे क्या दिखता है, 10% निकालो 100 का, चलो यार 1000 ले लेते हैं,
1000, 100, 10, 1, ठीक है। तो 1000 ले लेते हैं, 1000 पेड़ लेते हैं। तो आपको पता है कि इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो मेरे को 100 रैबिट ही मिलेंगे। और आपको पता है अगर मेरे को 100 रैबिट या 100 डियर दिख रहे हैं तो इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझे 10 भेड़िया ही मिलेंगे। और अगर 10 भेड़िया है तो मेरे को क्या मिलेगा, एक लॉयन मिलेगा। और यही हमारा क्या बोलता है, ये हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहाँ पे कि आपका कैसे कैसे ये मेजरली देखा जाता है। प्लांट सबसे ज्यादा पाया जाता है तभी लॉयन कम होता है। एग्जैक्टली यही चीज तो आपका ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम समझा रहा है कि आपका जो एनर्जी, आपका जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो क्या बोलता है कि आपके प्रोड्यूसर से जब आप कंज्यूमर की तरफ जाते हो तो क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर खुद सोच के देखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास 10 लॉयन है, ठीक है, और मेरे पास सिर्फ 5 डॉग है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ एक डियर है, तो क्या मेरे 10 लॉयन, क्या ये मेरे 5 के 5 डॉग जिंदा रह पाएंगे? मेरा एक डॉग ही तो जिंदा रह पाएगा। और अगर मेरा एक डॉग जिंदा होगा तो क्या मेरे 10 के 10 लॉयन जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। एग्जैक्टली यही यही चीज होती है कि आपका पूरा बैलेंस इसीलिए रखा गया है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या होता है, बायोमास की बात है। अब एक ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास यहाँ पे 1000 पेड़ होंगे, ठीक है, समझिएगा, 1000 पेड़ होंगे, यहाँ पर मेरे 100 हिरण होंगे, यहाँ पे मेरे 10 कार्निवोरस होंगे, और यहाँ पे मेरा एक होगा। तो आपको पता है कि अगर मैंने एक पेड़ का किलो, ठीक है, एक पेड़ का मैंने क्या माना, एक पेड़ को मैंने 1 किलो का भी मान लिया, तो मेरा 1000 किलो आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि पूरे 1000 के 1000 का मेरा वेट सबसे ज्यादा होगा। अगर मैंने यहाँ पे माना 1 किलो, तो आपको पता है 100 kg आएगा। आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, 10 kg आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 1 kg आएगा। ये हमारा होता है बायोमास पिरामिड। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि उनके पूरे की पूरे बायोमास भी क्या होता है, जब आप एक प्रोड्यूसर से कार्निवोर की तरफ जाते हो तो आपका पूरा का पूरा डिक्रीज होता है। और तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा हमारा आता है एनर्जी। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हम लोग खाना खाते हैं ताकि हम लोगों को क्या मिल सके, पूरा का पूरा एनर्जी मिल सके। बायोमास का मतलब होता है, बायो मतलब लिविंग, और मास का मतलब क्या होता है, उनका वेट। तो बायोमास का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हमने एक साथ जोड़ के उनका मास निकाल दिया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर मैं एक ट्री के बारे में बात करता हूँ, ट्री जो होता है वो आपके प्रोड्यूसर होते हैं कि नहीं? ट्री जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो डायरेक्टली एनर्जी कहां से लेते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा? बताइए, वाले किस शूटर से था, मतलब सर वो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमास वाला किस चैप्टर से था? बायोमास नहीं था, वो बायोगैस था। ठीक है, वो बायोगैस था। ओके, तो बिल्कुल सही कहा कि ये जो ट्रीज होते हैं अपनी एनर्जी लेते हैं सूरज से। तो सूरज तो भाई भगवान है, वो तो अपना 100% एनर्जी दे देगा। यानी कि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं आपके वेजिटेरियंस लोग होते हैं, मतलब माफी चाहूंगा, आपके जो पेड़ होते हैं उनके पास 100% एनर्जी होती है। लेकिन यहीं पर आपकी बात आती है, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं आपने देखा होगा काफी ज्यादा जो होते हैं एक्टिव रहते हैं एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन लोग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर अगर आप प्राइमरी कंज्यूमर्स देखते हो तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को इस एनर्जी का मिलता है सिर्फ 10%। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको इस एनर्जी का 10% मिलता है, यानी कि 10% ऑफ 10 इज 1%। और जो आपके सबसे टॉप वाले होते हैं जो कि बचा खुचा खाना खाते हैं उनको क्या मिलता है, उसको इस एनर्जी का भी 10% मिलता है, यानी कि आपका 0.1% मिलता है। और यही रीजन होता है कि अगर मैं इन ह्यूमंस में बात करता हूं तो वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो काफी एक्टिव दिखते हैं एज कंपेयर टू नॉन वेज लोग, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, इवन आपने देखा होगा वेजिटेरियन लोग काफी कम खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन लोग पाड़ते रहते हैं, मतलब चिकन लाओ, ये खाओ, ये खाओ, क्योंकि उनको एनर्जी ही पूरी नहीं हो पाती ना। जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही होगा। एग्जैक्टली यही रीजन होता है कि वो फिर मोटे भी होते हैं थोड़े से। ओके, उनका वेट ज्यादा होता है। आप हमेशा नोटिस किया होगा कि अगर एक नॉन वेज और एक वेज व्यक्ति ऑलमोस्ट सेम फिजिक का भी होगा लेकिन उनके वेट में काफी डिफरेंस होता है, उसका रीजन भी आपका यही है, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों को कम खाने में उतनी एनर्जी मिल जाती है लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोगों को ज्यादा खाना पड़ता है टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबको क्लियर हुआ 10% एनर्जी रूल क्या क्या होता है? फूड वेब क्लियर हुआ, फूड चेन क्लियर हुआ, जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो। ठीक है, हाफ टाइम हो गया, आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है। बहुत इजी टॉपिक है जो कि आपका पॉल्यूशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, ब्रेक लीजिए, फिर 36 पे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे कितने क्वेश्चन फंसेंगे, देखो यार, जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कितने क्वेश्चन फंसेंगे तो मैं कैसे बता सकता हूँ?
मैं थोड़ी पेपर लीक कर रहा हूँ। हम लोग तो पास्ट ईयर के हिसाब से पूरा का पूरा जो है एक एनालाइज करके करते हैं ना कि आ सकते हैं। 4 साल के पेपर हमने देखे थे, 4 साल में 2 बार इससे पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वी कांट से कि इससे आएगा ही आएगा, लेकिन आ सकता है। ठीक है, यही बात होती है कि आपको पता है यार 8 से 12 क्वेश्चन आने हैं, और 8 से 12 क्वेश्चन में हम लोग 15 से ज्यादा चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो जरूरी है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आए? बिल्कुल नहीं है। सेल से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सेल तो आपको अच्छे से करना ही है। सर एक रिक्वेस्ट है प्रीवियस टॉपिक वाइज लाना, ताकि सेशन में पहले हम रिवाइज कर लें। अच्छा, हम तो ईयर वाइज लाएंगे ताकि आप लोग प्रॉपर मैटर कर पाओ कि कैसे होंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसा क्वेश्चन आता है। जस्ट गिव मी अ सेक, आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपका पास्ट ईयर का। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत ये आपको बताया था कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था इससे। ये देखो, ये आपका एनडीए 1 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी इन एन इकोसिस्टम। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये आपका क्वेश्चन था, प्राइमरी कंज्यूमर का आपका कौन सा कैटेगरी होगा। इजी है, यही चीज मैंने आपको बताई थी, है ना? समझ में आ गया आपका इकोसिस्टम से कैसा क्वेश्चन बनता है? पर अभी भी 60% लोग आंसर दे पाए। क्या कर रहे हो यार, प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है आपसे, नहीं क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ क्या क्लियर? बताइए, नहीं हुआ क्या क्लियर? यार प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉग और स्पैरो कहां से आ गया? आपका कैटरपिलर ही तो होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, कल ही हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन अ प्लांट। पहले मेरे को आंसर दोगे, बिकॉज आपका हाफ टाइम में मैंने एग्री किया। टाइम लो, आप टाइम लो, पर मुझे आंसर चाहिए। बताइए। चलिए, अच्छा लगा 78% लोगों ने आंसर सही दिया। तो अब बता भी दीजिए कि सीव ट्यूब्स जो होता है वो आपका फॉइलम का पार्ट होता है कि जाइलम का पार्ट होता है। यही तो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने कल टॉपिक कराया था और आज टॉपिक कराया, इनसे क्वेश्चन फंसते हैं। जो मैंने 1 साल का पेपर उठाया, दोनों में आपको सेम क्वेश्चन दिख गए। जाइलम का होता है सीव ट्यूब, सब लोग भूल गए। आपको पता है फॉइलम का पार्ट होता है, और फॉइलम में क्या पार्ट करता है? आपका पहला पार्ट, जो कि क्या काम करता है ये देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? ये चीज सब लोग भूल गए। आपका फॉइलम, फॉइलम में क्या होता है? सीव ट्यूब्स होता है, आपके फूड को कंडक्ट करता है। ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स क्या करता है? आपके वाटर को कंडक्ट करता है। और फाइबर्स, फाइबर्स आपके दोनों में होते हैं, जो कि आपको क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। था कि नहीं इजी क्वेश्चन? यही तो चीज मैं बोलता हूँ यार, बायो इतनी हार्ड नहीं है, बस आप लोग ना सोच सोच के इसको हार्ड बनाते हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या था? पेरिसाइकिल। चलिए, तो आज का एक और टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफी इजी टॉपिक है। वो आपका क्या है? वो आप लोगों का है पूरा का पूरा। यार देखो, जब आप लोग ये पूछते हो ना कि रिवीजन कैसे करो, तो यार ये मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, कोई इंसान को पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, कोई 4 बार करता है तब याद होता है, कोई 2 बार करता है तब याद होता है, कोई मतलब डायरेक्टली मतलब एक बार में याद हो जाता है। तो हर एक इंसान अलग होता है। मैं तो नहीं जानता ना आयुषी आप कैसे हो, यही चीज होती है। विशाल राय जी, आपको एक बार से याद होता है, आंसर तो सारे गलत देते हो। चलिए, अब एक चीज मुझे बताइए सबसे पहले, कि अगर हम यहां पर डिस्कस करते हैं पॉल्यूशन, ठीक है, तो पॉल्यूशन से आप लोग क्या समझते हो? यही तो होता है, कंफ्यूजन ही तो आपको मारती है विशाल जी। चलिए, कुछ तो बोलो विकास जी, मैंने आपको कहाँ किया? मैंने आपको कहाँ इग्नोर किया? आपने कुछ पूछा था क्या? रुकिए, आप कब से कुछ पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो बताइए। माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता आप कैसे इग्नोर हो गए। सर आप जियो किस, अच्छा मैं जियो किस कोर्स में पढ़ा रहा हूँ? यार आपका सेकंड पार्ट है ना उसका, ठीक है, सेकंड पार्ट है ना आपका, जो मैंने अभी नया ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट किया था, उसका आपका पार्ट 2 है, उसमें हो रही है ना आपकी ज्योग्राफी। बहुत टाइम हो गया उसको चलते चलते। ठीक है, चलो, अब बताओ पॉल्यूशन से आप लोग क्या समझते हो? आपको लिंक चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा। सेल वाले पार्ट में होता हूँ कंफ्यूज मैं, उसी तो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। चलिए, पॉल्यूशन से आप लोग क्या समझते हो, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, क्योंकि पॉल्यूशन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बताइए, स्कैवेंजर्स का क्या रोल है फूड में, फूड चेन में? अभी समझते हैं। उसको मैंने अभी क्यों नहीं बताया, बिकॉज माइक्रोब्स के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, चलिए, बर्निंग ऑफ ऑयल। यार मैंने तो आपको बोला ही नहीं कि ऑयल किससे होता है, किससे होता है। या देखो, सबसे पहले हम लोग एक एक साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है,
जिसका नाम होता है आपका ओडम। ठीक है, ओडम जी ने सबसे पहले क्या बोला था, आपका एक टर्म बोला था पोल्यूशन। ठीक है, और पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक बात समझेगा, एक पोल्यूशन का मतलब होता है एक अनडिजायरेबल चेंज। कहीं ना कहीं दीपांशु ने सही आंसर दिया। एक होता है अनडिजायरेबल चेंज। एक अनडिजायरेबल चेंज का मतलब क्या होता है, देखो आप लोग बोलते हो किस किस में, आपकी हवा में हो सकता है, आपके पानी में हो सकता है, आपकी सॉइल में हो सकता है ना, या फिर अगर मैं बात करता हूं तो आपकी कहीं ना कहीं साउंड में हो सकता है। तो आप बोलते हो यार कि यहाँ की हवा प्रदूषित है, क्यों, क्योंकि यहाँ की हवा में काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, काफी ज्यादा धुआं है। तो एक नॉर्मल एयर जो हमें चाहिए होती है, उसमें कुछ ऐसे चेंज आते हैं जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो पॉल्यूटेड एयर है। अगर हम नॉर्मल पानी पीते हैं, अरे मजा आ गया मीठा पानी पी के, लेकिन वही हम गंदा पानी पीते हैं, अरे ये तो गंदा पानी है। तो उसमें क्या हुआ, एक अनडिजायरेबल चेंज आया, है ना। तो एक अनडिजायरेबल चेंज किसी भी एक हवा में, पानी में, सॉइल में या फिर साउंड में, जिसके चलते क्या हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। और वो क्या करती है, वो इफेक्ट करती है किसको, ह्यूमन बींग्स को। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जानते हैं आपका पॉल्यूशन के नाम से। अब देखिए, अब सेकेंड चीज के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो पहला पॉल्यूशन क्या आता है, पहला पॉल्यूशन आपका आता है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको पता है एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, कि अनडिजायरेबल चेंज कैसे आता है। एक अनडिजायरेबल चेंज तब आता है जब कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, आपके जाके इन चीजों में मिल जाते हैं। तो वो अनवांटेड सब्सटेंसेस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उन अनवांटेड सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स के नाम से। बहुत बढ़िया। अब सेकंड चीज जो आपका एयर पोल्यूशन में क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के नाम से। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, और जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, बच्चों वाली चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। बताइए, बच्चों वाली चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। बताइए, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, पॉलीथीन होता है, रुकिए अभी डिस्कस करते हैं इसको। पॉल्यूटेंट्स, देखिए सबसे पहले अगर हमने बात किया तो आपने कहीं ना कहीं सही कहा, आपका जो होता है फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से कौन सी गैस निकलती है, बताइए। फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से आपकी कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो आपको पता है आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहला आता है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा आपका क्या आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आपका क्या आता है कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, और ऐसे ही आपके बहुत सारे आते हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे डिस्कस किया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आपके कौन कौन से होते हैं, आपके तीन होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं, आपकी तीन होते हैं। पहला आपका क्या होता है, ओजोन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, माफी चाहूंगा दो होते हैं, दूसरा आपका क्या होता है, पैन। पैन का मतलब क्या होता है, पैन का मतलब होता है पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट। क्या होता है, पेरोक्सी आपका एसेटाइल नाइट्रेट। ठीक है, देखो आपने बोला कि यार बेसिकली आपका ओजोन कैसे है, क्योंकि आपका ओजोन ही तो सारी गैसों को मेनली ट्रैप करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसे सेकेंडरी बोला, क्योंकि वही तो आपकी सारी गैसेस को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से आपका पोल्यूशन कहीं ना कहीं आपका जो होता है इफेक्ट होता है। तो आपका ओजोन और पैन के अलावा जितनी भी गैसेस आपको मिले, सब आप लोग क्या कीजिएगा, प्राइमरी में ही याद कीजिएगा। अब एक चीज मुझे बताइएगा, यही चीज मैंने आपसे पूछी थी, कि अगर फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो आपकी कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से आपकी कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, बहुत बढ़िया, आपकी होती है SO2। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे इंडिया में सबसे पॉल्यूशन कहां पे है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सबसे तो SO2 की अगर मैं डिस्कस करता हूं, SO2 का अगर मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो पहली चीज वो क्या करता है, प्लांट्स को डैमेज करता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आपके प्लांट्स को डैमेज करता है। दूसरी चीज अगर मैं
आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें काफी लाल रहती है ना? तो आईज जो होती है उसमें रेडनेस, ठीक है, जो ठीक है, जो आंखों में रेडनेस होती है, और देखा है ना आप लोग, जब आप लोग जब दिल्ली में भी घूम रहे हो, कहीं पे भी घूम रहे हो जहाँ पे गाड़ियां काफी चलती है, आप लोग ऐसे खुजली खुजली करते रहते हो क्योंकि आपकी आंखों में कुछ ना कुछ जा रहा होता है। तो आपको बताइए, जो आईज में रेडनेस होती है और साथ में इरिटेशन होती है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है? वो भी आपके सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा शहर में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है ना? जैसे कि अगर हम डिस्कस करते हैं कि आपका क्या हो गया, आपका हो गया अस्थमा, बिल्कुल सही। अस्थमा के अलावा अगर मैं डिस्कस करता हूं तो आपका क्या होता है, थोड़ी बहुत और जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है आपकी, खाओ 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 एग्जैक्टली करते हैं, ये किसकी वजह से होती है? आपके सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करता हूं, तो आपको पता है कि ताजमहल का आप लोगों ने नाम सुना है? ताजमहल का नाम सुना है? कहां पर है ताजमहल? ताजमहल आप लोगों का है आगरा में, है ना? तो अगर मैं आगरा ताजमहल की बात करता हूं तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि वहां के जो मार्बल थे, है ना, वो पहले क्या थे? आपके व्हाइट कलर के थे। वो व्हाइट से क्या हो रहे हैं? आपके येलोइश हो रहे हैं। इस फिनोमिना को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था मार्बल कैंसर। तो ये मार्बल कैंसर जो आपका हो रहा था, ये आपका किसकी वजह से हो रहा था? बताइए, ये आपका किसकी वजह से हो रहा था? क्या ये एसिड रेन की वजह से हो रहा था? नहीं, ये आपका जो हो रहा था एसिड रेन की वजह से नहीं हो रहा था। ये आपका, एक बात याद रखना, ये आपकी जो मथुरा रिफाइनरी है, ठीक है, जो मथुरा रिफाइनरी है ना, वो तो वाटर पोल्यूशन को कारण हो रहा था जिसके पास रिवर है। नहीं ध्रुव जी, यही चीज मैं बता रहा हूं कि आपकी ताजमहल के पास एक मथुरा रिफाइनरी है, उससे काफी ज्यादा SO2 निकलने की वजह से हमारा ताजमहल को मार्बल कैंसर या फिर स्टोन कैंसर हो रहा था। अब आपने एक टर्म उठाया है एसिड रेन, तो मुझे बता दीजिए कि एसिड रेन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो एसिड रेन कब बनती है? क्या कोई मुझे बताएगा कि एसिड रेन आपकी कब बनती है? बताइए बताइए, एसिड रेस कब बनती है? एग्जैक्टली एसिड रेन तब बनती है जब बारिश में क्या मिलता है? बारिश में आपका मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या मिलता है? क्या कोई मुझे बता? मैं आपको लाइन में बताऊं ना, अपने आप में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको क्या बनता है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हैं? आपकी प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न होने से कौन सी गैस निकलती है और वो क्या क्या आपको डैमेज करती है? ताजमहल के डैमेज होने का रीजन क्या है? या फिर स्टोन कैंसर किसकी वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। और एसिड रेन क्या होता है? बारिश में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। अब एक आखिरी क्वेश्चन आपका ये आता है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, है ना? तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो कब हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? बताइए। 1983। सर इलेक्ट्रिक कार से SO2 खत्म हो जाएगी? एग्जैक्टली मोस्टली क्या, बिल्कुल खत्म हो जाएगी विशाल जी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, सल्फर डाइऑक्साइड क्यों निकलता है? फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से, ना कि कार के चलने से। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स आपकी इलेक्ट्रिक कार में नहीं होते, तभी तो आपकी जापानीज ने बोला है कि वो जीरो कार्बन एमिशन करेंगे 2050 तक। ठीक है, एग्जैक्टली टेस्ला भी इसी काम पे काम कर रहा है। तो आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी आपकी हुई थी 1984 में। ओके, तो 1984 में क्या कोई मुझे बता सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो कौन सी गैस की वजह से हुई थी? बताइए बताइए बताइए, किसकी वजह से हुई थी? नहीं, आशीष जी ने बिल्कुल सही कहा, ये हमारी हुई थी MIC की वजह से। और MIC आपका क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आई नो आज आपको लग रहा होगा हम बायोनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। और क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन सी फैक्ट्री से रिलीज हुई थी, मतलब कौन सी फैक्ट्री से आपकी जो है कुल मिला के ये लीक हुई थी? ये आपकी एक इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री थी, किसकी? आपकी यूनियन कार्बाइड की। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल आशीष जी, जो आपकी यूनियन कार्बाइड थी उसकी एक इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री से आपका ये रिलीज हुआ था। अब अब अगली चीज अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो अगला पोल्यूशन, मुझे बताइए कि आपको एयर पोल्यूशन में कोई डाउट है? बताइए, एयर पोल्यूशन में आपको कोई डाउट है क्या? बताइए बताइए बताइए। नहीं है? अब देखिए, अब अगली चीज अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये आपका क्या होता है? ये आपका आता है वाटर पोल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोल रहे हो आप? बताइए आयुष साहू जी, क्या हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड में? बताइए।
कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का छोटा भाई होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका हार्मफुल क्यों होता है? बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड हम ह्यूमंस के लिए हार्मफुल क्यों होता है? ये आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन था और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, आपके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और आपको पता है कि अगर मैं हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करता हूं तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ये हमारा होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, है ना? क्योंकि आपका ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो आपको पता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसफर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपका जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड काफी ज्यादा पॉइजनस होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक ऑब्वियस सी बात है। आपको पता है वाटर पॉल्यूशन क्या होगा, अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर। आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होना तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। वाटर पॉल्यूशन में जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं। बताइए, हम मेजर कैसे करते हैं? पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि हम एयर पॉल्यूशन को मेजर कैसे करते हैं। एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बताइए, कौन सी यूनिट यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं आपका पीपीएम, है ना? हम बोलते नहीं है कि अगर आपका पोल्यूशन 1 ppm से ज्यादा है तो मास्क लगाइए। और ये पीपीएम क्या होता है? पीपीएम आपका होता है पार्ट्स पर मिलियन। ओके, इस तरीके से अगर हमें पूरा का पूरा वाटर पोल्यूशन मेजर करना होता है तो हम किससे करते हैं? आपका करते हैं बीओडी से। अब क्या कोई मुझे बताएगा बीओडी क्या होता है? बताइए, बताइए बताइए, बीओडी से क्या होता है? व्हाट इज बीओडी? बीओडी क्या होता है, जल्दी बताइए मेरे को। व्हाट इज बीओडी? बीओडी क्या होता है? बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या होता है? ये आपका होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि आपके पूरे की पूरे जो एनिमल्स है, जो आपके वाटर में रह रहे हैं, उनके द्वारा पूरा का पूरा जो होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर याद रखना कि अगर एक पानी में जो बीओडी होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका लेस होता है किसके द्वारा? 1500 mg मिलीग्राम पर लीटर के द्वारा। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपका पॉल्यूशन बहुत लेस है। ठीक है, अगर मेरा ये होता है 1500 से किसके बीच में? 4000 के बीच में, तो इसका मतलब क्या होता है? मेरा मीडियम पॉल्यूशन है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि अगर ये आपका 4000 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये बहुत ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड है। ओके, अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है कि जो आपका कैडमियम होता है, ठीक है, अगर आपका जो कैडमियम होता है वो पानी में मिल जाता है तो आपकी बॉडी में कहां पे एक्यूमुलेट होता है? अगर आप कैडमियम पॉल्यूटेड वाटर पीते हो तो आपको क्या होता है? देखिए, कैडमियम जो होता है वो जाकर एक्यूमुलेट होता है आपके फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर में। ठीक है, फिर कहां पे होता है? आपके किडनी में होता है। और साथ में आपके कहां पे होता है? थायराइड में होता है। और आपको पता है कि अगर आपके थायराइड ग्लैंड में एक्यूमुलेट हो गया तो आपको क्या होगा? आपको होगा थायराइड की वजह से आपका बीएमआर खराब होगा। बीएमआर क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट खराब होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा, जिसके चलते आपको क्या होता है? टाइटाई डिसीज होती है। ठीक है, कौन सी होती है? टाइटाई डिसीज। और ये टाइटाई डिसीज के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये आपकी एक डिसीज है जिसका मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज आउच आउच डिसीज। अब आउच आउच क्यों होता है? आपने देखा होगा कि लड़कियां क्या करती है, अगर आपने हल्का सा थोड़ा सा मार दो, आउच आउच, इसका मतलब क्या होता है कि पूरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन रहता है। कोई भी आपको हल्का टच करे तो आप बोलते हैं आउच, ये चीज होती है। ठीक है, और किसकी वजह से होती है? कैडमियम की वजह से। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, चलिए, आपने 400 लिखा है शायद लास्ट स्लाइड में, 400 लिखा है, 4000 है, ये लीजिए। चलिए, ओके, थर्ड पॉल्यूशन। थर्ड पॉल्यूशन आपका काफी इजी है, इसमें जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो आपका होता है सॉइल पॉल्यूशन। इस पे एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूं। सॉइल पॉल्यूशन मतलब सारी लड़कियों को होती है? नहीं, उनको कुछ और होता है, वो टेंशन की भूखी होती है। चलिए, अब सॉइल पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करें, मतलब वही हद नहीं होती है, खुद इतनी तेज तेज हमें मारती रहेंगी, हमने हल्का सा उल्टा मार दिया तो आउच। वाह, हम तो इंसान है ही नहीं, हमारी तो चमड़ी लोहे की बनी है।
पर क्या ही कर सकते हैं। और बोलते हैं कि इट्स नॉट इजी टू बीइंग अ गर्ल, लड़का बन के देखो तब पता चले तुम्हें। फेमिनिज्म की रट पूरी दुनिया लड़ाएगी, पर हमें क्या, छोड़िए। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो सॉइल पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा? बताइए। इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको याद रखना है। आपको एक बात पता है कि हमारा हमारे जितने भी केमिकल्स होते हैं, कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जितने भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, मुझे सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। अगर मैं रेगुलर खेती कर रहा हूं तो रेगुलर खेती करने से मेरा क्या खत्म होता है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मेरा जो खत्म होता है उसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन। और केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे मोस्टली क्या होते हैं? हमारे होते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, है ना? तो क्योंकि आपके नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो सॉइल पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? काफी केमिकल वेस्टेज की वजह से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। अब एक चीज होती है, एक चीज आपको याद रखना है कि बहुत सारे केमिकल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से हमारे सॉइल में क्या होता है? नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। और इस सॉइल की नाइट्रेट से मात्रा बढ़ने की किस किस में? एक तो आपके सॉइल में, और एक आपके किस में? आपके ग्राउंड वाटर में। तो आपको पता है कि अगर ऐसा पानी एक बेबी अगर पीता है, या फिर ऐसा खाना अगर मम्मा खाती है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है उस बेबी को, तो उसको एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम क्या होता है? ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिएगा, ये आपकी एक कंडीशन आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये आपकी एक कंडीशन है जिसको हम लोग जानते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें आप लोग देख पा रहे हो, ये आपका एक ब्लू बेबी सिंड्रोम है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको होता है आपके सॉइल और आपका जो वाटर होता है उसमें किसके बढ़ने से? तो आपको पता है ये होता है नाइट्रेट्स के बढ़ने से। और नाइट्रेट्स क्या करता है? एक बच्चे में ऑक्सीजन की कमी करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पॉइजन डेवलप होने लगता है। ठीक है, चलिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपका एक सॉइल पोल्यूशन में बनता था, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आपको कोई पोल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक आखिरी चीज मैं आपसे आज पढ़ाऊंगा, जो कि है आपका नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, अब नॉइस पोल्यूशन सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर हम एक नॉइस की बात करते हैं तो हमारा नॉइस क्या होता है? नॉइस आपका एक टाइप का साउंड होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। मुझे बताइए, साउंड को आप लोग किसको मेजर करते हो? लाउड स्पीकर से बचपन में ऐसे लिखा करते थे, उससे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका जो साउंड होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं हमेशा डीबी में। हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं कर रहे, हमें साउंड का मेजर करना है, तो हमेशा डीबी में करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेसिबल्स। अब मुझे क्या कोई बता सकता है कितने डेसिबल से ज्यादा की अगर साउंड होती है तो उसको हम लोग नॉइस कंसीडर करते हैं? बताइए। एग्जैक्टली आपने सही कहा, लगभग 78 से 80। तो आपको पता है कि अगर हम लोग 80 डेसिबल से ऊपर के साउंड कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो हमारा होता है नॉइस के बराबर। अब अगर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछूं तो क्या कोई मुझे बता सकता है मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी हमारी कौन सी है? बताइए। मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? कोलकाता। सर 2 मिनट बचे, क्लास जल्दी करना प्लीज। अरे बस 2 मिनट का काम हो रहेगा, टेंशन मत लीजिए। तो आपको बताइए कौन है? मुंबई? नहीं, ये आपकी है कानपुर। और कानपुर आपकी कहाँ पे है? कानपुर जो है आपकी यूपी में। अब सबको पता है कानपुर यूपी का हिसाब क्या है, गली गली गुंडा। तो गुंडागर्दी चलती रहती है, चिखम चल्लम चोट चलती रहती है, जिसकी वजह से आपका क्या है, पूरा कानपुर जो है नॉइस पोल्यूशन से गूंज रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, एक टर्म आता है ग्रीन मफलर्स। तो क्या कोई मुझे बताएगा ग्रीन मफलर्स क्या होते हैं? बताइए, एक ग्रीन मफलर्स क्या होते हैं? बस ये आखिरी टर्म है आपका ग्रीन मफलर्स, फिर आप लोगों की छुट्टी। बताइए, ग्रीन मफलर्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन मफलर्स? देखिए, आपने देखा होगा कि अगर मैं एक खाली रूम होता है, एक खाली रूम देखिएगा, एक खाली रूम में जाके अगर आप हल्का सा भी बोलते हो तो आपकी आवाज कितनी तेज लगती है, जैसे गूंज रही हो। और वहीं आप एक ऐसी जगह पे जाइए, एक गार्डन में जाइए जहां पे बहुत सारे ट्रीज है, तो ट्रीज में क्या होता है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं गूंजती, आपकी आवाज जाती नहीं है। तो ग्रीन मफलर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी आवाज एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, ग्रीन मफलर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है,
आप लोगों ने दिल्ली में गए होंगे, आप लोग कोलकाता वगैरह में गए होंगे, तो आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, आजकल आपकी जो पूरी रोडें होती है ना, उसके बीच में जो पुल जा रहा होता है, उस पर उन लोगों ने पेड़ लगा दिए, है ना। तो ग्रीन मफलर्स का मतलब होता है कि बहुत सारे आपके लार्ज ट्रीज को क्या करना, प्लांट करना, जिससे कहीं ना कहीं क्या हो, आपकी नॉइस पोल्यूशन कम हो सके। क्योंकि आपको पता है एक ट्रैफिक वाले इलाके में क्या होता है, काफी ज्यादा नॉइस होती है, लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं। तो उस नॉइस को कम करने के लिए आपके ग्रीन मफलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीन मफलर्स आर नथिंग बट आपके बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों का एफॉरेस्टेशन, ताकि उसकी मदद से क्या हो सके, आपकी नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल में लाया जा सके। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, क्या उसमें किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल पूछे शिवम जी क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। हो सकेगा तो दो दो क्लास लगाना शुरू कर दूंगा मैं, बाकी फिर देखते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें खत्म करना है। ओके, बताइए। जय हिंद सर, एसिड रेन किसने नाम दिया था? इसके तो आपको साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नाम आपके आते नहीं है मोस्टली, ठीक है। बिकॉज ऐसे अगर आपने नाम पढ़ना शुरू किया ना, तो बहुत ज्यादा नाम हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए अगर आप वॉलेंटरीली पढ़ना चाहते हो, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, इंटरेस्ट है तो, लेकिन सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अरे विशाल जी, आप तो दिल पे ले गए। चलिए कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एक आंसर दीजिए कि अगर ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, ये आपका एक प्लांट है, यहां पर एक बात आपको मुझे बतानी है कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं, है ना, यहां से पानी कौन खींचता है? आप सबको पता है जाइलम खींचता है ना। लेकिन ये जो जाइलम खींचता है, ये कौन से प्रोसेस से खींचता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कौन से प्रोसेस से खींचता है? ये जो आपका कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, वो आपका होता है ऑस्मोसिस से, ठीक है, एक बात याद रखना, ऑस्मोसिस से। और यही अगर मैं बात करता हूं, आपका यहां से जो ऊपर की ओर पानी जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, ये एसेंट ऑफ सैप किसकी वजह से होता है बताइए? इस एसेंट ऑफ सैप को हम लोग कौन से पुल की वजह से बोलते हैं? क्या ये भी आपको ऑस्मोसिस से होता है? नहीं, ये आपका होता है ट्रांसपीरेशनल पुल से। किसका होता है? ट्रांसपीरेशनल पुल। और ये ट्रांसपीरेशनल पुल आपका क्या होता है? अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो एक बात याद रखना, कंडक्शन और आपका एसेंट ऑफ सैप दोनों में आपका अलग होता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? सिर्फ सेल में होता है विशाल जी। आपके घर में आरओ लगा हुआ है, वो क्या होता है? आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना। ओके, चलिए, तो बाकी कल डिस्कस करेंगे। इस टाइम को आपको याद रखना है कि दोनों में आपका अलग अलग होता है। तो चलिए, लेट्स एंड द क्लास। जय हिंद, जय भारत। ओके।